एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इंदौर की पाठशाला पे। जी हाँ, आपका अपना YouTube चैनल। और हम लेकर आ गए हैं BBA फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट के टॉप 16 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो बहुत सारी एग्जाम्स में बार बार पूछे गए हैं और आपके एग्जाम में भी पूछे जाने के इनके बहुत ज़्यादा चांस हैं। गाइज, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, अपने सारे दोस्तों में, कॉलेज ग्रुप में शेयर कर दो। अगर आप चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि आपको सारी वीडियो यहीं मिलने वाली है। देखिए गाइस, थोड़ा मेरा लैपटॉप अभी उसमें कल बारिश की वजह से थोड़ा गीला हो गया था वो, तो कुछ प्रॉब्लम आ गई। मैंने सर्विस सेंटर पर डाल रखा है वो, तो प्लीज़ जैसे ही वो रिपेयर हो जाएगा मैं बाकी के लिए भी वीडियो लेकर आ जाऊँगा। ये अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ कि कैसे भी करके वीडियो बना दूँ आपके लिए। तो यूनिट 1 है इंट्रोडक्शन, इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट एंड इंडियन इथोस। पहला क्वेश्चन है डिफाइन मैनेजमेंट, एक्सप्लेन इट्स नेचर, स्कोप एंड वेरियस लेवल विद इन ऑर्गेनाइजेशन। अभी पहले मैं इसको पूरा इंग्लिश में कराने वाला हूँ, इसके बाद इसी में मैं हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी कराऊंगा, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम वाले बच्चों के लिए पूरा वीडियो है ये। यहाँ पर मैंने पूछा है मैनेजमेंट क्या है, उसका मीनिंग बताना है। तो मैनेजमेंट यूनिवर्सल है, कंटिन्यूस है, डायनामिक है, मल्टी डायमेंशनल है और गोल ओरिएंटेड है। देखिए, पहले तो मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है। मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग डन थ्रू पीपल, यानी मैनेजमेंट लोगों से काम करवाने की एक कला होती है। साथ ही में यूनिवर्सल है, सभी लेवल पे ज़रूरी है। कंटिन्यूस है क्योंकि मैनेजमेंट कभी ख़त्म नहीं होता है। डायनामिक है यानी चेंजेबल है। इसके अलावा मल्टी डायमेंशनल यानी कि मैनेजमेंट हमको वर्क का भी करना पड़ता है, लोगों का भी करना पड़ता है और काम का भी करना पड़ता है। गोल ओरिएंटेड है, मैनेजमेंट करने के पीछे कोई गोल होता है हमारा, तो वो होता है इसका नेचर। स्कोप क्या है इसका, तो इनकम्पासेस प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, ऑफिस मैनेजमेंट अक्रॉस कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल सेक्टर, यानी हर ही जगह पे मैनेजमेंट का यूज होता है। सिंपली भाषा में, चाहे फाइनेंस में हो, चाहे मार्केट में हो, चाहे प्रोडक्शन में हो, चाहे ऑफिस में हो, प्रबंध के बिना, मैनेजमेंट के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। अब अगर हम जल्दी से देखें तो मैनेजमेंट के लेवल को हमने 3 पार्ट में डिवाइड करा है। पहला टॉप लेवल, जो पॉलिसी बनाते हैं हमारे लिए, यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, CEO या प्लानिंग करने वाले होते हैं। मिडिल लेवल में सारे मैनेजर्स आते हैं, जो भी डिपार्टमेंटल मैनेजर है, ब्रांच मैनेजर है, सब उसके अंदर आते हैं। और लोअर लेवल है सुपरवाइजरी लेवल में, फॉरमैन या सुपरवाइजर्स वगैरह आते हैं। देखिए, एक चीज़ ध्यान रखना, वर्कर जो होते हैं या लेबर, ये मैनेजमेंट के किसी भी लेवल में नहीं आते हैं। बच्चे कई बार इनको लोअर लेवल में लिख देते हैं। लोअर लेवल मैनेजमेंट का पूछा है, उसमें सुपरवाइजर्स वगैरह आते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो मैनेजमेंट इज अ यूनिफाइंग फोर्स दैट इंटीग्रेट ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्स टू अचीव प्री डिटरमाइन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। देखिए, दो नए वर्ड आए यहाँ पे, एफिशिएंटली और इफेक्टिवली। एफिशिएंट का मतलब होता है जहां पर हम कम खर्चे में अपना काम कर सकें, और इफेक्टिव क्या बोलता है कि आपको समय पे काम पूरा करना है, चाहे खर्चा लग भी जाए, है ना। तो दोनों अलग अलग हैं। यूनिवर्सल अप्लीकेबल है ये, और सारे लेवल पे ज़रूरी होता है। तो मैनेजमेंट सिंपली भाषा में एक इनटेंजिबल फोर्स होती है, साथ में नेचर भी इनका कंटिन्यूस होता है, सभी लेवल पे भी ज़रूरी होती है, और इसका स्कोप भी वाइडर होता है। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, डिस्कस मैनेजमेंट इन इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन विद द फोकस ऑन इंडियन मॉडल्स एंड वैल्यूज़। देखिए, मैनेजमेंट आपको इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग बताना है, और साथ में इंडियन वैल्यूज़ को भी ध्यान में रखना है। तो रूट ट्रेडिशन क्या है, तो डिराइव्ड फ्रॉम एंशियंट विजडम, जो हमारे वेदास हैं, उपनिषद है, भगवत गीता है। इम्फेसाइजिंग इनर ट्रांसफॉर्मेशन, ड्यूटी एंड कलेक्टिव हार्मनीज। इन्होंने, चाहे हमारे वेद के बारे में बात करें, उपनिषद के बारे में बात करें, श्रीमद् भगवत गीता के बारे में बात करें, कहीं ना कहीं ये हमें बताते हैं कि कैसे हमें अपना इनर ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहिए। हमें अपने कर्तव्यों के बारे में बताते हैं, और ये बताते हैं कि हमें हार्मनी रखना चाहिए, आपस में टकराव नहीं करना चाहिए। कोर कंसेप्ट हमारे यहाँ धर्म है, जो राइटियस कंडक्ट के बारे में बोलता है। निष्काम कर्म है, कि जहाँ पर आपको जो काम करना है, वर्क विदाउट अटैचमेंट टू सेल्फिश रिवॉर्ड, यानी कि आपको ना बिना किसी रिवॉर्ड की चिंता किए काम करने पे फोकस करना है। और होलिस्टिक स्केल होल्डर वेलफेयर, ये लोग संग्रह है, जो हमें ये बताता है कि हमें सबके वेलफेयर के लिए काम करना चाहिए। फिर इसमें है लीडरशिप अप्रोच, लीडर एक्ट एज ट्रस्टी होल्डिंग रिसोर्सेज
फॉर सोसाइटल बेनिफिट rather देन नैरो इंडिविजुअल एक्यूमुलेशन। कहीं ना कहीं ये बताता है कि जो लीडर होता है, नेता जो होता है, उसका काम ये होता है कि वो जो भी उसके पास रिसोर्सेज हैं वो सोसाइटी के बेनिफिट के लिए यूज करे, ना कि अपने खुद के इंडिविजुअल के लिए। तो इसमें भी अपन ध्यान रखें तो अनलाइक प्योरली ट्रांजेक्शनल वेस्टर्न मॉडल, द इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन intertwines spiritual ethics with the corporate governance, ensuring the sustainable moral integrity and stress-free productivity through the discipline duty कर्तव्य। यानी ये बता रहे हैं आपको कि किस तरीके से आपको सिर्फ वेस्टर्न मॉडल की तरफ ध्यान न देते हुए जो इंडियन ट्रेडिशन है वो हमें बताता है कि किस तरीके से हमें वर्क करना चाहिए, कैसे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में सोचना चाहिए, सस्टेनेबिलिटी के बारे में सोचना चाहिए, किस तरीके से हमको डिसिप्लिन में रहना चाहिए, क्या कर्तव्य है हमारा, उसे कैसे पूरा करना चाहिए। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, कंपेयर इंडियन एंड वेस्टर्न पर्सपेक्टिव ऑन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। तो वेस्टर्न पर्सपेक्टिव क्या है पहले, फिर इंडियन के बारे में बात करेंगे। देखिए जो वेस्टर्न पर्सपेक्टिव है वो ज़्यादातर इंडिविजुअल के बारे में बात करता है, टास्क ओरिएंटेड रहने के बारे में बात करता है, परफॉर्मेंस ड्रिवन कि आपको परफॉर्मेंस में फोकस करना है पूरा, एंड गवर्न बाय फॉर्मल लीगल कॉन्ट्रैक्ट। वेस्टर्न में नॉर्मली देखा जाए तो हम बिल्कुल लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स पे डील करते हैं और मैकेनिस्टिक स्ट्रक्चर्स। लेकिन वहीं अगर हम इंडियन पर्सपेक्टिव की बात करें तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आपको रैशनल रहना है, आपको इंडिविजुअल की जगह कलेक्टिव वे में काम करना है, आपको अपना अपना ना सोचते हुए हार्मनी बना के रखना है एक दूसरे से, इमोशनल बॉन्डिंग भी होना चाहिए, जहां पर आप काम कर रहे हैं वहां आपका फैमिली जैसा माहौल रखना चाहिए और एक दूसरे की इनर वैल्यूज को भी मानना चाहिए। तो मोटिवेशन ड्राइवर, वेस्टर्न जो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर होता है वो रिलाय करता है हेवी ऑन मॉनेटरी इंसेंटिव्स, ज़्यादातर आप मनी पे वहाँ पर विश्वास रखते हो। इंडिविजुअल रिकॉग्निशन, आप चाहते हो कि भाई मेरी तारीफ हो, मेरी पहचान हो। लेकिन वही इंडियन जो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर होता है वहाँ पर हम सोशल हार्मनी के बारे में बात करते हैं, अपने कर्तव्यों के बारे में बात करते हैं और स्पिरिचुअल अलाइनमेंट के बारे में बात करते हैं। तो अगर इनका एक्सप्लेनेशन देखें तो अंडरस्टैंडिंग बोथ पर्सपेक्टिव हेल्प्स मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन ब्लेंड हाई परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड विथ एम्पैथेटिक कल्चरली रिजोनेंट वर्कप्लेस environment that foster long term loyalty and emotional well-beings। तो ये भी ज़रूरी है कि अगर हम वेस्टर्न पर्सपेक्टिव को भी फॉलो करते हैं तो उसके साथ साथ में इंडियन पर्सपेक्टिव का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जब आप अपने वर्कर के साथ में अच्छा बिहेव रखते हो, आपस में एक दूसरे की हेल्प करते हो, इमोशनल बॉन्डिंग बना के रखते हो, तो वो लॉन्ग टर्म तक आपके साथ काम करते हैं और उससे ओवरऑल भी जो आपके टारगेट है वो अचीव हो जाते हैं, टास्क समय पे पूरे हो जाते हैं और आपका भी ग्रोथ होता है। इसके बाद यहाँ पर F.W. टेलर और हेनरी फेयोल, इनके बारे में समझाना है। तो देखिए F.W. टेलर को फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के नाम से जाना जाता है, वहीं हेनरी फेयोल को फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट के नाम से जाना जाता है। हेनरी फेयोल ने मैनेजमेंट के 14 प्रिंसिपल दिए थे, वहीं F.W. टेलर ने मेनली 4 प्रिंसिपल्स दिए थे। टेलर जो है वो ऑपरेटिव लेवल पे काम करते हैं, वहीं फेयोल जो है वो मैनेजमेंट लेवल या टॉप लेवल पे काम करते हैं। ठीक है, तो F.W. टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट दिया है इन्होंने। तो ये मैंने आपको बताया फोकस्ड ऑन शॉप फ्लोर एफिशिएंसी, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी दिया है इन्होंने। टाइम स्टडी हमें ये बताता है कि कौन सा काम करने में कितना समय लगना चाहिए और उसके लिए एक स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड कर देना। वहीं मोशन स्टडी हमें ये बताता है कि जो वर्कर हैं उनकी स्टडी करो, वहाँ फोटोग्राफिक कैमरा लगाओ ताकि ये पता चले कि वो काम में कितना वेस्टफुल मोशन करते हैं ताकि उसको हम अवॉइड कर सकें। फिर स्टैंडर्डाइजेशन और डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, इसका मतलब ये होता है कि जो जितना काम कर रहा है उसको उस हिसाब से पैसे मिलना चाहिए। तो ये टेलर का सिंपल सा बात था। इसके अंदर 8 बॉस स्कीम भी टेलर की है, वो भी इन्होंने दी है। इसके बाद इसके अलावा मोशन स्टडी है, टाइम स्टडी है, फेटिक स्टडी भी है। टेलर ये बोलते हैं कि फेटिक स्टडी भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी देखना इंपॉर्टेंट है कि वर्कर जब काम करते हैं तो उनको थकान कब हो जाती है और कितने टाइम में उनको ब्रेक देना जरूरी है। इसके अलावा मेथड स्टडी भी होती है। हाँ, वहीं बात करें हेनरी फेयोल की, तो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल हैं इनका फोकस था ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्ट पे, जर्नल मैनेजमेंट पे। इन्होंने 14 यूनिवर्सल प्रिंसिपल दिए हैं नॉर्मली, जैसे डिवीजन ऑफ वर्क, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, है ना। इसके अलावा अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनिशिएटिव, ऑर्डर, इक्विटी, ये सब बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं उनमें जो मेन आपको बताएं।
तो बोथ रिवोल्यूशनाइज्ड ट्रेडिशनल मैनेजमेंट बाय सब्स्टिट्यूटिंग सिस्टमेटिक एनालिसिस एंड स्ट्रक्चर फॉर द रूल ऑफ थंब गेस वर्क। रूल ऑफ थंब को भी इन्होंने रिप्लेस कर दिया साइंस के साथ में। तो ये भी टेलर का एक प्रिंसिपल में ही आता है कि आपको मॉडर्न तरीके से भी मैनेजमेंट करने की जरूरत है। इसके बाद यूनिट 2 में है प्लानिंग, फोरकास्टिंग और डिसीजन मेकिंग। देखिए प्लानिंग और फोरकास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों में डिफरेंस भी पूछ सकते हैं आपसे, या फिर प्लानिंग की प्रोसेस। तो पहला क्वेश्चन वही है, प्लानिंग की प्रोसेस क्या है, डिफरेंस बिटवीन प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग। तो यहाँ पे प्लानिंग की पूरी प्रोसेस है आपके सामने। पहला आपका काम है सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव, आपको बिजनेस का एक ऑब्जेक्ट सेट करना है। डेवलपिंग प्रीमाइसेस, आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव्स, इवेल्युएटिंग ऑप्शंस, सिलेक्टिंग अ प्लान और इम्प्लीमेंट करो और रिव्यू भी लो। देखिए सबसे पहला काम होता है कि आपको एक अपना ऑब्जेक्ट डिसाइड करना है, फिर आपको प्रीमाइसेस मतलब कि उसके लिए क्या क्या चीज़ें लगेगी उनको इकट्ठा करना है। फिर आप ये भी देखते हो कि क्या इसके अलावा कोई और अपने पास अल्टरनेटिव ऑप्शन है। अगर वो मिल जाता है तो हम सारे ऑप्शन को एक बार चेक करते हैं, फिर जो ऑप्शन बेस्ट रहता है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं, और लास्ट में रिव्यू भी लेते हैं। प्लानिंग क्या होता है बेटा, कोई भी काम करने के पहले हम एडवांस में डिसाइड कर लेते हैं कि व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, हु विल टू डू इट, मतलब क्या करना है, कैसे करना है, किसके लिए करना है और कौन करेगा। अब फोरकास्टिंग से प्लानिंग अलग कैसे होती है, तो फोरकास्टिंग का मतलब होता है सिर्फ फ्यूचर के बारे में प्रिडिक्शन लगा लेना एंड एनवायरमेंटल स्टेट एज एन इनपुट टूल। लेकिन प्लानिंग जो होती है वो हम ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्स को यूज करते हैं, वो प्रॉपर कोर्स ऑफ एक्शन को फॉलो करके प्लानिंग बनाते हैं। पर फोरकास्टिंग हम नॉर्मली माहौल देखकर ही फ्यूचर के बारे में जो एस्टिमेशन लगाते हैं उसको बोलते हैं फोरकास्टिंग, यानी पूर्वानुमान लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव एमबीओ, एक्सप्लेन इट्स रोल इन स्ट्रेटेजिक सक्सेस। तो कॉन्सेप्ट है अ कोलैबोरेटिव गोल सेटिंग मॉडल पायोनियर्ड बाय पीटर ड्रकर वेयर अ मैनेजर्स एंड सबऑर्डिनेट जॉइंटली स्टैब्लिश एंड मॉनिटर टारगेट्स। तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का मतलब ये होता है कि जहां पर मैनेजर्स और सबऑर्डिनेट मिलकर टारगेट सेट करते हैं, उसको मॉनिटर भी करते हैं। पीटर ड्रकर ने मॉडल बनाया था और ये गोल सेटिंग मॉडल होता है, काफी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन 100% पेपर में आएगा आपको। अब इसकी प्रोसेस क्या है, पहले जॉइंट टारगेट सेट करना, सभी को उनके रोल्स वगैरह बता के क्लेरिफाई कर देना, टाइम टू टाइम जो प्रोग्रेस हो रही है उनको मॉनिटर करना और परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना इंपॉर्टेंट है। इनका मेन स्ट्रेटेजिक रोल क्या होता है, अलाइन इंडिविजुअल एम्प्लॉय एफर्ट्स विथ ओवर आर्चिंग कॉर्पोरेट गोल्स, बूस्टिंग मोटिवेशन, क्लैरिटी, अकाउंटेबिलिटी। यानी आपको हर एक एम्प्लॉय को बताना है कि वो गोल अचीव करने के लिए कितना ज़रूरी है, उनको मोटिवेट करना, उनको काम जो प्रोवाइड कर रहे हो क्लियरली आइडेंटिफाई करना और अकाउंटेबल भी बनाना उनको। तो ये इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। देखिए मैं सोच रहा हूँ कि पहले आपको सारे क्वेश्चन एक बार मैं हिंदी और इंग्लिश मीडियम में बता देता हूँ, क्योंकि टाइम भी कम है, कल आपका पेपर है। तो आपको पहले मैं सारे क्वेश्चन एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, डिटेल में अगर आंसर बताने जाऊंगा तो शायद टाइम ज़्यादा लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आउटलाइन द रेशनल डिसीजन मेकिंग मॉडल एंड डिस्कस इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक। यानी कि रेशनल डिसीजन मेकिंग मॉडल क्या होता है और कैसे हम एक अच्छी प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक बना सकते हैं जो इफेक्टिव हो, यानी टाइम पे उसको यूज कर सके अपन। यूनिट 3 है हमारी ऑर्गेनाइजिंग, डिपार्टमेंटलाइजेशन और स्टाफिंग। इसमें पहला क्वेश्चन है डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड डिफाइन डिपार्टमेंटलाइजेशन। देखिए ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है संगठन बनाना। तो जब भी मैनेजर को लगता है कि कोई काम को पूरा करने के लिए ग्रुप ऑफ पीपल चाहिए, उनको उनका रोल वगैरह बना के देना है, तो उसको ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। ये फॉर्मल भी होता है, इनफॉर्मल भी होता है। फॉर्मल जो है वो मैनेजमेंट बनाता है, इनफॉर्मल जो है वर्कर खुद बना लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेबरेट द एम्प्लॉयज सिलेक्शन प्रोसेस फ्रॉम इनिशियल एप्लीकेशन टू फाइनल प्लेसमेंट। इंपॉर्टेंट है, ये पूरी सिलेक्शन की प्रोसेस आपसे पूछी है उन्होंने। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनिशियल स्क्रीनिंग करते हैं, एप्लीकेशन ब्लैंक लेते हैं, फिर टेस्ट लेते हैं उनका, डेप्थ इंटरव्यू, रेफरेंस चेकिंग, मेडिकल एग्जाम, जॉब ऑफर और प्लेसमेंट। यानी कि सिंपल सी भाषा में अगर आपको कोई जॉब के लिए बुलाता है तो पहले आप उसको एक एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो जिसको हम बोलते हैं रिक्रूटमेंट करना। जैसे एम्प्लॉय रिक्रूटमेंट रिलीज करता है तो जिनको भी जॉब चाहिए तो वो लोग उसका फॉर्म भर देते हैं। पहले तो वो एप्लीकेशन देख के आधे बच्चों को सिलेक्ट करते हैं, आधे को रिजेक्ट कर देते हैं। फिर जिनको सिलेक्ट करते हैं उनको बुलाते हैं इंटरव्यू के लिए। प्राइमरी इंटरव्यू होता है, नॉर्मली एम्प्लॉयमेंट टेस्ट वगैरह लेते हैं, उसमें जब आप पास होते हो सेकेंडरी इंटरव्यू के लिए डेप्थ नॉलेज वगैरह चेक करने के लिए बुलाते हैं आपको। फिर आपकी रेफरेंस चेकिंग करते हैं, जो आपने
एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाया है या आपने बताया हम कहाँ से, तो रेफरेंस चेक होता है। इसके बाद आपकी मेडिकल एग्जामिनेशन होती है, सब ओके है तो जॉब ऑफर करते हैं आपको, सैलरी वगैरह ऑफर करेंगे और आप भी एक्सेप्ट कर लोगे तो प्लेसमेंट और ओरिएंटेशन हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब वेरियस टाइप ऑफ एम्प्लॉय ट्रेनिंग एंड आइडेंटिफाई इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। देखिए ट्रेनिंग अलग अलग टाइप की होती है, ऑन जॉब ट्रेनिंग मेनली और ऑफ जॉब ट्रेनिंग। ऑन जॉब ट्रेनिंग क्या होता है, जहां पर काम के दौरान ही आपको पूरी ट्रेनिंग मिल जाती है, और ऑफ जॉब में क्या होता है कि आपको ट्रेनिंग कहीं और मिल रही है और आपको जो काम मिलेगा वो कहीं और मिलेगा। जैसे कि अगर आप अप्रेंटिसशिप करते हो, सीए के अंडर में काम करते हो, तो नॉर्मली आपको ट्रेनिंग पूरी प्रोवाइड वगैरह करते हैं, वहीं पे जॉब वगैरह भी मिल जाती है आपको बाद में। इसके अलावा कुछ ऑफ जॉब ट्रेनिंग होती है जहाँ पे लेक्चर कहीं और मिलते हैं, फिर आपको एक्चुअली वर्किंग कंडीशन पे लेकर जाया जाता है। अब इसमें आपसे सोर्सेज भी पूछे हैं तो ध्यान रखना कि यहाँ पर अगर रिक्रूटमेंट के दो टाइप के सोर्स होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब होता है कि जो ऑलरेडी हमारे यहाँ पे जॉब कर रहे हैं उन्हीं का या तो प्रमोशन कर दो या ट्रांसफर कर दो, तो ये इंटरनल सोर्स होता है क्योंकि वो व्यक्ति हमारे यहाँ पहले से ही काम कर रहा है। एक्सटर्नल सोर्स क्या होता है, जब हम किसी बाहर के व्यक्ति को अपॉइंट करते हैं, जैसे कि एक सर्विसमैन को बुला लेना, जो एम्प्लॉई है उनके रिलेटिव्स को बुला लेना, या फिर कैंपस रिक्रूटमेंट कर लेना। होता है ना कॉलेज में आके बच्चों को जॉब पे लेके जाती कंपनीज, तो कैंपस रिक्रूटमेंट हो गया, या फैक्ट्री गेट पे अपने नोटिस लगा दिया, एडवर्टीजमेंट दे दिया इंटरनेट पे, तो वो सब आता है एक्सटर्नल सोर्स में। नेक्स्ट है आपको डायरेक्टिंग, मोटिवेशन और लीडरशिप। डायरेक्टिंग क्या होती है, डायरेक्टिंग का मतलब होता है बेटा कि जहाँ पे अपन को इंस्ट्रक्शन देना है, गाइड करना है, मोटिवेट करना है, सुपरवाइज करना है। यही चार मेन जो है वो एलिमेंट भी डायरेक्टिंग के है ना। पहला क्या है, मोटिवेशन, लीडरशिप, सुपरविजन और कम्युनिकेशन। ये चार जो है ये डायरेक्टिंग के मेन 4 एलिमेंट है जिनके बारे में आपको पढ़ के रखना है। क्या क्या बोला मैंने, मोटिवेशन, सुपरविजन, लीडरशिप और कम्युनिकेशन, ये आपको याद रखना है, कम्युनिकेशन। इसके बाद अगला है एक्सप्लेन मैस्लोज नीड हिरारिकल थ्योरी एंड कॉन्ट्रास्ट इट विद मैकग्रेगर्स थ्योरी ऑफ एक्स एंड थ्योरी वाई। देखिए आपको यहाँ पे मैस्लो की जो हिरारिकल नीड है, उन्होंने 5 टाइप की नीड्स बताई है। पहला फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, सोशल एंड बिलोंगिंगनेस, एस्टीम नीड और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये 5 टाइप की नीड होती है जो जरूरी होती है। और मैकग्रेगर्स की एक्स थ्योरी में क्या होता है, एज्यूम एम्प्लॉय डिसलाइक वर्क, श्रिंक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिक्वायर स्ट्रिक्ट कोर्जन एंड कंट्रोल। मतलब यहाँ पे एम्प्लॉय को बिल्कुल काम पसंद नहीं होता, उनको कंट्रोल करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, तो कई बार कोर्जन यानी डराने धमकाने का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। वहीं पर थ्योरी वाई बोलती है कि एम्प्लॉय को, जो वर्कर है उसको अपना काम पसंद आता है, वो अच्छे से काम करता है, सेल्फ डायरेक्शन और क्रिएटिव है, खुद से अपना काम कर लेता है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पॉजिटिव मोटिवेशन के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे निगेटिव मोटिवेशन के बारे में बात कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है डिफाइन लीडरशिप। तो लीडरशिप क्या होती है, एबिलिटी होती है टू इन्फ्लुएंस, इंस्पायर एंड गाइड इंडिविजुअल एंड टीम टुवर्ड द कलेक्टिव गोल। एक गोल की तरफ अपनी टीम को तैयार करना है, इन्फ्लुएंस करना है, इंस्पायर करना, लीडरशिप में आता है। अब लीडरशिप की स्टाइल कौन कौन सी है बेटा, मेनली 3 है, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और लेजिस फेयर। देखिए ऑटोक्रेटिक का मतलब होता है कि मैनेजर या जो आपका बॉस है वो सारे डिसीजन लेगा, आपसे कुछ भी नहीं पूछेगा, लीडर जो चाहे वो करवाएगा। डेमोक्रेटिक का मतलब होता है कि जहां पर लीडर पूरी अपनी मर्जी नहीं चलाता, वो आपसे भी एडवाइस लेगा, मिलकर डिसीजन लेके फिर काम करेंगे। और लेजिस फेयर का मतलब होता है कि यहाँ पर पूरा उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको यदि पूरा फ्री कर दिया, उसको सिर्फ एंड रिजल्ट चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिट 5 से, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। व्हाई इज कोऑर्डिनेशन कंसीडर द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, डिस्कस इट्स टाइप एंड प्रिंसिपल। देखिए कोऑर्डिनेशन जो होता है ना, वो एक तरीके से जैसे मोतियों की अगर माला बनाना है तो जो धागा उसमें पिरोते हैं ना, वैसे ही कोऑर्डिनेशन होता है जो मैनेजमेंट के सारे फंक्शन को जोड़ के रखता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। उसके बिना कुछ भी काम नहीं कर सकता, वो सब फेल हो जाएगा। इसके लिए इसको हम एसेंस ऑफ मैनेजमेंट भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिटेल द स्टेप्स इन मैनेजरियल कंट्रोल प्रोसेस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव कंट्रोल। देखो जब भी आपको कंट्रोलिंग करना हो तो कंट्रोलिंग करने की प्रोसेस क्या होती है कि पहले आपको एक स्टैंडर्ड सेट करना पड़ेगा वर्कर के लिए कि भाई आपका ये स्टैंडर्ड है, आपको यहाँ तक आना है। फिर आपको उनकी एक्चुअल परफॉर्मेंस चेक करना पड़ेगी कि वर्कर अभी कहाँ पर है। फिर कंपेयर करना पड़ेगा कि जो वर्कर की एक्चुअल परफॉर्मेंस है और जो हमने स्टैंडर्ड सेट करा है
उनमें क्या डिफरेंसेस है, फिर जो डिफरेंस आएगा उसको हम एनालिसिस करेंगे और फिर करेक्टिव एक्शन लेंगे ताकि उस डिफरेंसेस को ख़त्म कर सकें। ठीक है। अब एक अच्छा कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, जो एक्यूरेट हो, टाइम पे हो जाए, इकोनॉमिकल हो, फ्लेक्सिबल हो। एंड द लास्ट क्वेश्चन, कंपेयर ट्रेडिशनल कंट्रोल टेक्निक विथ मॉडर्न मैनेजमेंट कंट्रोल टूल। यानी कि आपको ट्रेडिशनल कंट्रोल टेक्निक को मॉडर्न मैनेजमेंट कंट्रोल टूल से कंपेयर करना है। तो देखिए ये थे आपके इंग्लिश मीडियम के टॉप 16 क्वेश्चंस। अब मैं हिंदी मीडियम के क्वेश्चन बताने वाला हूँ आपको। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों से रिक्वेस्ट है कि एक बार वो भी सुन लो, क्योंकि हिंदी में सुना हुआ याद रहेगा तो डिटेल में आपको लिखने में आसानी रहेगी। यहाँ पे मैंने मेन पॉइंट आपको दे दिए हैं, आप इनको डिस्क्राइब करो। कॉपियाँ तो भरना पड़ेगी तभी आप पास हो पाओगे गाइस, इतना ध्यान रखना है आपको। तो अगर आपको इसका PDF चाहिए तो वो कैसे मिलेगा उसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इंटर कर दूंगा सारी डिटेल्स। हमारे यहाँ पर हमारे हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए वीडियो आ गई है। तो यूनिट 1 है परिचय प्रबंध का विकास और भारतीय लोकाचार। पहला क्वेश्चन है प्रबंध को परिभाषित कीजिए, इसकी प्रकृति, क्षेत्र और संगठन के भीतर विभिन्न स्तर को समझाइए। तो देखिए तो मैंने इंग्लिश मीडियम वाले में भी समझाया था, तो आपने समझ ही लिया होगा। मेरा काम है आपको पहले हिंदी मीडियम के सारे क्वेश्चन बता दूं ताकि आप इसको आराम से कर सको। यहाँ पर क्वेश्चन 2 है भारतीय ज्ञान परंपरा में प्रबंध की चर्चा कीजिए और इसमें भारतीय मॉडल और मूल्यों पर विशेष ध्यान दिया गया है। देखिए आप जानते हैं कि प्रबंध के लिए जो हमारे प्राचीन ग्रंथ है, वेद है, उपनिषद है, भगवत गीता है, अर्थशास्त्र है, उनके ऊपर आधारित है। यहाँ पे हम बाहर के लोगों को नियंत्रण करने के बदले अपने आप को नियंत्रण करने पे ध्यान देते हैं, अपने खुद के नैतिक मूल्यों पर जोर देते हैं, ना कि बाहरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संगठनात्मक व्यवहार पर भारतीय और पश्चिमी दृष्टिकोण की तुलना कीजिए। आपको बताना है कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में पश्चिमी दृष्टिकोण क्या है और भारतीय दृष्टिकोण क्या है। देखिए पश्चिमी जो लोग होते हैं ना, वो व्यक्तिवाद पे, कार्य उन्मुखता पे, प्रदर्शन संचालिता पे ध्यान देते हैं। इनका मुख्य रूप से कानूनी अनुबंध या तार्किक और यांत्रिक संरचना पे ध्यान देना होता है। पर भारतीय दृष्टिकोण क्या बोलता है, अपनापन दिखाओ, व्यक्तिवाद मत दिखाओ, समूह पर ध्यान दो, आपको सद्भावना रखना एक दूसरे के प्रति, जो भी वहाँ काम कर रहे हैं उन्हें एक परिवार वाली भावना होना चाहिए, आपस में विश्वास होना चाहिए, अपने मानवीय मूल्यों का ध्यान रखना चाहिए, ये बातें होती हैं। 4th F.W. टेलर और हेनरी फेयोल के प्रिंसिपल, ये सब आप 12th क्लास में पढ़ चुके हैं, है ना। टेलर को बोलते हैं वैज्ञानिक प्रबंध का जनक और हेनरी फेयोल को बोलते हैं कौन से, मॉडर्न मैनेजमेंट यानी कि आधुनिक प्रबंध का जनक। ठीक है, टेलर ने 4 प्रिंसिपल दिए मेनली, फेयोल ने 14 प्रिंसिपल दिए हैं, है ना। आपने पढ़ा है समय अध्ययन, गति अध्ययन सब पढ़ चुके हैं आप पहले ही। इनका जो फोकस था वो शॉप फ्लोर यानी कारखाने, मतलब लोअर लेवल पे था सिंपल सी भाषा में। और ये विभेदक टुकड़ा दर प्रणाली यानी कि अलग अलग वर्कर को उनकी पोटेंशियल के हिसाब से पैसा देना है, ये बताते हैं। हेनरी फेयोल के सिद्धांत तो यूनिवर्सल अप्लीकेबल है, ये सभी स्तर पर आवश्यक है। और इसमें कार्य का विभाजन करना, अधिकार और उत्तरदायित्व होना, सोपान श्रृंखला होना, वो इनकी मेन खासियत है। इसके बाद यूनिट 2 है योजना, पूर्वानुमान और निर्णय लेना। क्वेश्चन नंबर 5 है योजना की प्रक्रिया क्या होती है, उसको विस्तार से वर्णन करना है आपको। और पूर्वानुमान के बीच में अंतर बताना है कि योजना और पूर्वानुमान में क्या अंतर होता है। तो देखिए जब भी अपन कोई प्लानिंग करते हैं तो पहला काम होता है उद्देश्य डिसाइड करना, फिर एक आधार बनाना कि अब उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग करिए, फिर उसके अलावा कौन कौन से ऑप्शन है, विकल्प कौन कौन से हैं। जैसे कि आपको अपना बर्थडे प्लान करना है तो उद्देश्य हो गया कि भाई मेरे को मेरा बर्थडे बनाना है। अब आधार तैयार करना मतलब कि बर्थडे में क्या क्या लगेगा, तो अपन ने बोला केक चाहिए रहेगा, एक प्लेस डिसाइड करना पड़ेगी, पार्टी कहाँ करेंगे, कितने लोगों को बुलाएंगे, तो इसको बोलते हैं एक आधार तैयार करना। फिर हम देखेंगे विकल्पों की पहचान कि भाई हम केक कहाँ कहाँ से ला सकते हैं, कौन कौन सी दुकान का ऑप्शन है, बर्थडे क्या कैफे में देना है कि रेस्टोरेंट में देना है कि नॉर्मली एक कोई भी एरिया बुक कर लेना है वहाँ पे आपको पार्टी करना है। फिर आप विकल्पों का मूल्यांकन करते हो, जांच करते हो कि कौन सा हमारे लिए बेस्ट है। उसके बाद जो भी बेस्ट होता है आप उसको सिलेक्ट कर लेते हो और उसको क्रियान्वयन करके बाद में समीक्षा करते हैं, चेक करते हैं कि वो सही हुआ या नहीं हुआ, ताकि अगली बार फिर किसी का बर्थडे बनाएंगे तो जो मिस्टेक्स उनको ओवरकम कर सके अभी अपन। इसके अलावा योजना और पूर्वानुमान में एक अंतर होता है कि पूर्वानुमान जो होता है भविष्य की अनिश्चितताओं और रुझानों का इसमें सिर्फ अनुमान लगाते हैं, लेकिन प्लानिंग जो होती है ना उसमें पूर्वानुमान के लिए बिल्कुल ठोस नीति, साधन, इतनी पूरी तैयारी करना पड़ती है, तब जाके प्लानिंग होती है। इसके अलावा उद्देश्य द्वारा प्रबंध क्या है, रणनीतिक सफलता में इसकी भूमिका बताना है। देखिए ये पीटर एफ ड्रकर द्वारा प्रतिपादित है बेटा,
क्या उद्देश्य द्वारा प्रबंध। यहाँ पर नॉर्मली जो उच्च प्रबंधक होते हैं अपने जो अधीनस्थों के साथ मिलकर एक स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करते हैं और संयुक्त रूप से काम भी करते हैं मिलजुल के, यानी कि उनको भी मौका देते हैं कि भाई आप क्या चाहते हो, उनकी भूमिका भी स्पष्ट होती है और हम भी साथ में मिलकर काम करते हैं। अगला क्वेश्चन है, तार्किक निर्णय लेने में मॉडल की रूपरेखा तैयार कीजिए और प्रभावी समस्या समाधान तकनीकों पर चर्चा कीजिए। कि जब भी आप कोई तार्किक निर्णय लेते हैं, रेशनल डिसीजन लेते हैं, तो क्या क्या समस्या उसमें आ सकती है। तो बेटा पहला, समस्या की सटीक पहचान करना, प्रासंगिक डाटा इकट्ठा करना, सूचना को इकट्ठा करना, फिर वैकल्पिक समाधान ढूंढना और निर्धारित मानदंडों का मूल्यांकन करना, सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करना और कार्य को निकालना ताकि परिणाम अच्छा मिल सके। थोड़ा बीच में जो इंग्लिश वर्ड आ गए हैं, क्या एक्चुअली मैंने आपको बताया मेरा लैपटॉप खराब हो गया था, तो मैंने बड़ी मुश्किल से फाइल जो है वो रिकवर करने की कोशिश करी है, तो थोड़ा सा वो जब मैंने ट्रांसफर करा तो ऐसा एरर आ गया है। अगला क्वेश्चन है, औपचारिक संगठनात्मक संरचना पर महत्व पर चर्चा कीजिए और विभाजन को परिभाषित कीजिए। देखिए औपचारिक संरचना का मतलब क्या होता है, जिनको प्रबंध ने डिसाइड करा है, ये संगठन के भीतर प्राधिकार और रिपोर्टिंग पदानुक्रम को स्थापित करता है, ये भूमिका की अस्पष्टता को दूर करता है, प्रत्येक स्तर पे कौन उत्तरदायित्व है उनके बारे में बताता है और सुचारू रूप से काम अच्छा हो ये उसको सुनिश्चित करता है। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक आवेदन से लेकर अंतिम नियुक्ति तक कर्मचारी चयन प्रक्रिया को समझाइए। मतलब आपको चयन की प्रक्रिया बताना, सिंपल सी। पहला काम होता है प्रारंभिक स्क्रीनिंग, मतलब वही बायोडाटा वगैरह चेक करना। जो एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं उनमें उनका नाम, पता, क्या व्यवसाय है, उनको सबको चेक करना। रोजगार परीक्षण उनको बुलाना ताकि उनका कौशल, बुद्धि, इनको सबको चेक कर सके अपन। नेक्स्ट है फिर उनका डेप्थ चेक करते हैं, साक्षात्कार में गहन पूरा पैनल बैठता है, उनसे क्वेश्चन वगैरह पूछता है। संदर्भ एवं पृष्ठभूमि की जांच, भाई जो रेफरेंस आपने दिया, बैकग्राउंड चेक करेंगे आपका, मेडिकल एग्जामिनेशन होती है आपकी, फिर आपको वो नौकरी का ऑफर देंगे, सैलरी वगैरह ऑफर करेंगे, फिर प्लेसमेंट हो जाएगा आपका। तो ये प्रोसेस लाइन वाइज लिखना है, इसको आगे पीछे नहीं कर सकते। फिर कर्मचारी प्रशिक्षण के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करो और भर्ती के आंतरिक और बाह्य दो स्रोत होते हैं, देखिए बता देता हूँ दोनों के बारे में। आंतरिक स्रोत क्या होता है कि जो व्यक्ति ऑलरेडी हमारी कंपनी में काम कर रहा है उसका या तो प्रमोशन करना या ट्रांसफर कर देना, ये होता है आंतरिक सोर्स। अब प्रशिक्षण के दो तरीके होते हैं, पहला नौकरी पर प्रशिक्षण, दूसरा नौकरी के बाहर प्रशिक्षण। यानी कि कार्यस्थल पे रहते हुए काम सीखना, जैसे बैंकों में होता है ना कि बैंक में आपको काम सिखा रहे हैं, बैंक में काम मिल जाएगा। तो नौकरी के बाहर क्या होता है कि भाई आपको कहीं और किसी स्कूल में या कहीं पर आपको पहले ट्रेनिंग दी जा रही है, वहां पे काम सिखाया जा रहा है और बाद में एक्चुअल वर्क प्लेस पे आपको भेजा जाएगा। जो मैंने आपको भर्ती के आंतरिक सोर्स बताए हैं उनमें पदोन्नति यानी प्रमोशन और ट्रांसफर का मतलब होता है स्थानांतरण। बाह्य स्रोत क्या होते हैं बेटा, मान लो अपन ने पूर्व कर्मचारियों को बुला लिया, जो काम कर रहे हैं कर्मचारी उनके रिश्तेदारों को रख लिया, हमने नोटिस बोर्ड पे सूचना लगा दी भर्ती के लिए, इसके अलावा हमने विज्ञापन वगैरह कर दिया इंटरनेट के माध्यम से। फिर इसमें निर्देशन, प्रेरणा और नेतृत्व। निर्देशन डायरेक्टिंग क्या होती है, बड़े संगठन में इसकी प्रकृति क्या है और उद्देश्य क्या है। देखिए डायरेक्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। निर्देशन वह कार्य है जिसके अंतर्गत प्रबंधकों द्वारा अधीनस्थ को निर्देश दिए जाते हैं, उनको मार्गदर्शन किया जाता है, प्रेरित किया जाता है और पर्यवेक्षण भी करते हैं, जैसे सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप और कम्युनिकेशन। अगला क्वेश्चन है, अब्राहम मैस्लो की आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत को समझाइए और इसकी तुलना मैक ग्रेकर के सिद्धांत एक्स और वाई से कीजिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब्राहम मैस्लो जो होता है उसने मनुष्य की आवश्यकताओं को 5 प्रकार में डिवाइड करा है, या इसको बोलते हैं 5 स्तर में बांटा है। पहला शारीरिक जरूरतें, रोटी कपड़ा मकान। दूसरा सुरक्षा, जहाँ सेफ काम कर रहे हैं वहाँ वो सेफ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। तीसरा सामाजिक और संबंधता, भाई वहाँ जहाँ काम कर रहे हैं उनको अपनापन मिलेगा, बिलोंगिंगनेस मिलेगी। चौथा सम्मान, भाई जहाँ पे वो काम कर रहे हैं उनको वहाँ सम्मान मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा। वो पांचवा आत्मसिद्धि यानी कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, वहाँ उनको जो मन से फीलिंग आना चाहिए कि हाँ भाई मुझे जो चाहिए भविष्य में वो मुझे मिल रहा है। कई बार क्या होता है इंसान काम अच्छा कर रहा है, सैलरी भी मिल रही है, पोस्ट भी बढ़ती जा रही है, पैसे ही मिल रहे हैं, पर उसको लगता है यार नहीं यार फिर भी कुछ कमी, मुझे जहाँ पहुंचना है ना मैं वहाँ पहुंच नहीं पा रहा हूँ, होता है ना ऐसा। अब वहीं पे सिद्धांत एक्स और वाई के बारे में बात करें तो सिद्धांत एक्स आपको ये बताता है
कि औसत कर्मचारी जो है अगर वो काम से जी चुराता है या जिम्मेदारी से बचता है या महत्वाकांक्षी नहीं होता है तो उससे काम कराने के लिए कभी सख्त निर्णय या दंड वगैरह भी देने का उसको मतलब भय देना पड़ता है। यानी कि एक तरीके से निगेटिव मोटिवेशन के थे, सैलरी काट देंगे अगर काम नहीं करेगा तो उसको यहाँ हम मोटिवेट ही कर रहे हैं पर निगेटिव तरीके से कर रहे हैं। और वाई थ्योरी ये बोलती है कि हम मानते हैं कर्मचारी काम करने को तैयार है, जिम्मेदारी भी ले रहा है, स्वप्रेरित है, माने पॉजिटिव मोटिवेशन होता है इसके अंदर। अगला है नेतृत्व की परिभाषा और नेतृत्व की शैलियाँ। ये बताना है, देखो नेतृत्व का मतलब क्या होता है, लीडरशिप। जब कोई व्यक्ति या किसी समूह का वो लीडर बनता है तो उसका काम होता है कि समूह के लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करना, साथ में जो उसके सबॉर्डिनेट है उनका मार्गदर्शन भी करना, ये मेन काम होता है। अब 3 शैलियाँ हैं इसकी मेन। देखिए लीडरशिप 3 तरीके से करते हैं। पहला निरंकुश शैली, दूसरा लोकतांत्रिक शैली, तीसरा लेजिस्फेयर या हस्तक्षेप शैली। निरंकुश शैली का मतलब होता है कि यहाँ पे जो हमारा लीडर है वो ही सारे डिसीजन लेगा, अधीनस्थों को बिल्कुल आज्ञा उसकी मानना पड़ेगी सख्ती से। लोकतांत्रिक का मतलब क्या होता है कि जो लीडर है, नेता है, वो अपने अधीनस्थों से ही बात करता है, उनको भी बोलता है कि तुम भी पार्टिसिपेट करो, मिलके काम करते हैं। वो लेजिस्फेयर का मतलब होता है कि यहाँ पे बिल्कुल भी वो इंटरफेयर नहीं करता, उनको पूरी छूट देता है कि तुम अपने हिसाब से काम करो, बस रिजल्ट दे देना अच्छा। यूनिट 5 है समन्वय और नियंत्रण। इसमें क्वेश्चन है समन्वय को प्रबंध का सार क्यों माना जाता है, इसके प्रकार और सिद्धांत बताइए। तो देखिए प्रबंध जो है उसका सार समन्वय को इसलिए माना जाता है क्योंकि ये क्या करता है, प्रबंध के सारे कार्यों को जोड़ के रखता है। नियोजन, निर्देशन, नियुक्ति, नियंत्रण, इन सबको बांध के रखता है ये। जैसे कि एक माला बनाने के लिए मैंने आपको बोला था ना धागे की आवश्यकता होती है, वो धागा जो है वो समन्वय होता है। 2 प्रकार का होता है, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज। अगला क्वेश्चन है प्रबंधकीय नियंत्रण प्रक्रिया के चरण और प्रभावी नियंत्रण की विशेषता। देखिए नियंत्रण करने की भी कुछ फॉलोइंग स्टेप्स होती है, उनका ध्यान रखना है। पहला मानक स्थापित करना, मैंने बोला स्टैंडर्ड सेट करना। दूसरा वास्तविक प्रदर्शन क्या है वर्कर का वो चेक करना। तीसरा मानक और वास्तविक की तुलना करना। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो आपके घर वालों ने देखा आप बहुत अच्छा पढ़ते हो तो एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया आपका कि मेरा बच्चा 75% तो लाएगा ही लाएगा, ये हो गया मानक। अब वास्तविक प्रदर्शन आपका चेक करा कि आपको एक्चुअली रिजल्ट में नंबर कितने आए। मान लो आपको 70 आए हैं तो तुलना करेंगे हम कि अच्छा हमने स्टैंडर्ड 75 का सेट करा था, 70 आए, यानी 5% कम आए, तो अगली बार जो डेविएशन आया है ना हम उसको सही करने की कोशिश करेंगे। और मान लो आपने 75 से 80 आ गए तो बहुत बढ़िया है। तो तुलना करने के बाद विचलन को चेक करना, सुधारात्मक कार्यवाही करना। एक अच्छा नियंत्रण क्या होता है, सटीक हो, समय के अनुसार हो, वस्तुनिष्ठ हो, किफायती हो, बहुत खर्चीला ना हो और नियंत्रण सही तरीके से किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारंपरिक नियंत्रण तकनीकों की तुलना आधुनिक प्रबंध नियंत्रण उपकरणों से करें। यानी कि जो आपकी पारंपरिक ट्रेडिशनल मेथड है जैसे बजट बनाना, व्यक्तिगत अवलोकन करना, सांख्यिकी रिपोर्ट बनाना, ये पारंपरिक तकनीक होती है। और आधुनिक तकनीक क्या है बेटा, प्रबंध सूचना प्रणाली, निवेश पर रिटर्न, PERT या CPM, ये नए टेक्निक होते हैं। तो गाइज ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश मीडियम में। डिटेल आंसर का अगर PDF चाहिए तो वो कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा डिटेल्स। बट आपको मैंने क्वेश्चन दे दिया, आप तैयारी कर सकते हैं गाइज। ऑल द वेरी बेस्ट, पेपर आपका इन्हीं में से आने वाला है, अच्छे से तैयारी कीजिएगा।